नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का द मैथ्स 247 में। आज की क्लास में हम अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 13 करने जा रहे हैं और ये जो जितने भी आपके पास क्वेश्चन हैं, जो मैंने आज आपके प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन रखे हैं, वो 20 के 20 क्वेश्चन एआई बेस्ड हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एसएससी में कितने बावलगत मची पड़ी है। आप लोगों ने देखा होगा कि सेंटर्स पे कितनी दिक्कतें आ रही हैं। ये एडिक्विटी ने जो एग्ज़ाम आपका टेंडर लिया है, उसमें कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप सभी लोगों ने देखा होगा। तो अब क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ा है। देखो, पेपर के लेवल बढ़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो समस्या सेंटरों पे आ रही हैं, जो मिसमैनेजमेंट हो रहा है, उससे सबसे बड़ी समस्या है। तो उसी सब चीज़ को ध्यान रखते हुए ये 31 जुलाई को एक प्रोटेस्ट भी है, ऑफलाइन प्रोटेस्ट। आप सभी लोग उस प्रोटेस्ट में ज़रूर भाग लें। और आज की इस वीडियो में हम अपने जो क्वेश्चंस करेंगे वो सारे क्वेश्चन एआई बेस्ड हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके 20 क्वेश्चन है आज की क्लास में। और ये 20 क्वेश्चंस का आप लेवल देख के समझ जाओगे कि हाँ, लेवल है क्वेश्चंस का। और देखते हैं आप इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट की। और आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, वो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, in a factory 48% of the number of male workers is equal to the two-third of the number of female workers. What is the ratio of the number of male and that of the female factor in फैक्ट्री? यानी ये कह रहा है कि एक फैक्ट्री में 48% जो मेल है, हम कह देंगे कि 48% जो मेल है, 48% जो मेल है वो बराबर है टू थर्ड ऑफ फीमेल के। टू थर्ड ऑफ फीमेल। बात आ गई समझ में? अब अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे तो देखो कितना निकल के आएगा। ये निकल के आएगा आपका 12/25 m इज इक्वल टू 2/3 एफ आई का। ठीक है, ये 2 से कट जाएगा। कितनी बार कटेगा? 6 बार कटेगा। और जो मेल और फीमेल का जो हमारा रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बोलो? वो आ जाएगा 25/18। तो जो उत्तर हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का, वो उत्तर हो जाएगा 25/18, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, जैसे जैसे प्रश्न हमें दिया हुआ था वैसे ही हमने सॉल्व करा। 48% ऑफ मेल इज इक्वल टू टू थर्ड ऑफ द फीमेल। 2 से ये 6 बार कट जाएगा और ये 25 के मल्टीप्लाई इधर, 3 के मल्टीप्लाई इधर, तो 25 एम के सामने वाली वैल्यू है एम की। और एक लाइन में इसमें बढ़ा देता हूँ जो मैंने नहीं लिखी वो, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रही तो 18m इज इक्वल टू हो जाएगा 25 एफ। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 25/18 हमारा उत्तर आ जाएगा। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा, अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या है? अगला प्रश्न है, तरुण के पास बसाव के स्वामित्व वाले भूखंड के क्षेत्रफल में 10% अधिक क्षेत्रफल वाला भूखंड है, जबकि नकुल के पास जो है तरुण के भूखंड क्षेत्र में से 40% अधिक है। यदि नकुल के भूखंड का क्षेत्रफल इतना है तो बसाव के भूखंड के क्षेत्रफल की वैल्यू बतानी कितनी है? देखो क्वेश्चन समझो। एक बसाव है, एक हमारे पास देखो एक तरुण है, एक बसाव है, एक नकुल है। तो बेस वैल्यू जो मानेंगे वो मानेंगे बसाव से। वसाव, तरुण और नकुल, ये 3 आदमी। जो तरुण के पास है वो वसाव से 10% अधिक है। यानी कि अगर मैं कह दूं कि वसाव के पास कितना है, वसाव के पास 100 है, तो तरुण के पास 110 हो जाएगा। अब जो नकुल के पास है वो तरुण से 40% अधिक है, यानी कि जो नकुल के पास हो जाएगा वो 110 का 140% हो जाएगा। यानी कि 14 कम 14 और 14 कम 14 और 1 15, इतना हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे या आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको बोलोगे यदि नकुल के पास भूखंड कितना है, इतना है, तो बताना है कि वसाव के पास कितना होगा। यानी हम कह सकते हैं, इस प्रश्न में हम कह सकते हैं, देखो प्रश्न तो अच्छा है, लैंग्वेज अच्छी है, लेकिन सॉल्यूशन उतना ही इजी है। हम कह सकते हैं कि जो ये वैल्यू है हमारी 2695 वैल्यू है, 100 किसकी है? 154 की है। हमें 100% की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए? वसाव का भूखंड के बारे में बात करनी है। आप जब इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो देखो
ये 11 से कट जाएगा, ये 11 से कट जाएगा कि नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा 11 से, 7 से कट जाएगा, हाँ ये 7 से कट जाएगा, 7 या 21 हो जाएंगे, और 7 अट्ठे 56 हो जाएंगे, बचेंगे कितने 3, ठीक है ये कट जाएगा। देखो 7 से काटो इसको, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, ये 7 से काटो आप, कितनी बार कटेगा बोलो, 7 एकम 7, 7 या 21 हो जाएगा, 7 अट्ठे 56 हो जाएगा, और कितना बचेगा, ये बचेगा भैया हमारे पास कितना, ये बचेगा हमारे पास 7 पंजी 35 हो जाएगा, ठीक है। देखो ये 11 से कट जाएगा 2 बार, ये 11 से आप इसको काटोगे 11 या 33 हो जाएगा, 11 पंजी 55 हो जाएगा, ये कट जाएगा 50 बार 2 से, यानी कि 35 की मल्टीप्लाई हमें किससे करनी है, 35 की मल्टीप्लाई हमें 50 से करनी है। तो आंसर जो निकल के आएगा 0, 5 पंजे 25, 5 से 15 और 2 17, यानी कि 1750 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। यानी जो वसाब के पास हमारा जो भूखंड है उसका जो वैल्यू है वो 1750 है। आगे की हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है, देखो अगला प्रश्न है, सेब को 350 रुपए 100 की दर से खरीदा गया है, 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचा गया है। देखो क्वेश्चंस का लेवल अच्छा है, आप सभी लोग देख रहे होंगे, क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा है। इसमें बताया गया है कि 100 सेब, क्वेश्चन क्या है, 100 सेब 350 रुपए के खरीदे गए हैं, ठीक है, 350 रुपए के 100 सेब खरीदे गए हैं, और 12 सेब 48 रुपए के हिसाब से बेचे गए। आगे बात समझ में क्लियर। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालने चाहूँ, देखो अगर मैं बोलूँ 12 सेब 48 के बेचे गए, तो एक सेब कितने का हो गया, 4 रुपए का हो गया, 12 चौक 48, तो 100 सेब कितने हो जाएंगे, 400 रुपए के हो जाएंगे। तो इसको मैं डायरेक्ट ये भी तो लिख सकता हूँ कि 100 सेब जो है, 100 सेब ये कितने रुपए के बिक जाएंगे, ये बिक जाएंगे हमारे 400 रुपए के, क्योंकि 48 रुपए के 12 सेब है, तो यहाँ से हम एक सेब की वैल्यू निकाल लेंगे 4 रुपए, तो 100 सेब की वैल्यू आ गई 400। यानी अब मुझे बताओ 100 सेब खरीदे तो 350 के हैं, बेचे कितने हैं 400 रुपए के, तो कितने रुपए का फायदा हुआ, 50 रुपए का फायदा हुआ। किस पे हुआ फायदा, 350 रुपए पे, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट पे फायदा होता है, मल्टीप्लाई 100, तो कितना आंसर आ जाएगा, ये आएगा 500 बटे 35। 5 से काटोगे 100 बार कटेगा, 5 से 100 काटोगे 7 बार कटेगा, ठीक है। तो कितना आएगा 100 बटे 7, 100 बटे 7 को क्या लिख सकते हैं, 14 से ही 2 बटे 3%। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, राम ने एक सेल फोन खरीदता है और इसको मूल कीमत से 30% कम का भुगतान करता है, यानी कि उसने कितने, अगर 100 रुपए का फोन था तो उसने 70 रुपए का खरीदा, उसने इसे अपने द्वारा भुगतान किए गए मूल्य पर 50% लाभ पर बेच दिया, यानी कि जितने रुपए का उसने लिया था उससे 50% के लाभ पे उसने बेच दिया। राम द्वारा मूल कीमत पर अर्जित लाभ कितना होगा, राम द्वारा मूल कीमत पर अर्जित लाभ कितना होगा, तो पहले मूल कीमत निकालनी पड़ेगी। देखो मैं मानता हूं कि 100 रुपए का हमारे पास क्या था, फोन था, और राम ने इसको कितने रुपए में खरीदा, राम ने खरीदा 70 रुपए में खरीदा। बात आ गई समझ में। अब ये 70 रुपए का खरीदने के बाद उसने कितने रुपए का, 50% का फायदे पे बेच दिया। अब अगर 50% के फायदे पे बेच दिया, तो यानी कि कितने रुपए में बेच दिया होगा, आप बोलोगे भैया 105 रुपए में बेच दिया, तो मूल कीमत से कितना लाभ हो गया बताओ, मूल कीमत से कितना लाभ हो गया, आप बोलोगे भैया 5 रुपए का लाभ हुआ, मूल कीमत थी 100 रुपए हमारे पास, मल्टीप्लाई 100%, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 5%, आंसर आ जाएगा 5%। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ में आ रही होगी, बस लैंग्वेज का ही खेल है, क्वेश्चन इजी होते हैं लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी अगर उनकी अटपटी हो जाए तो आपको क्वेश्चन भारी लगने लगता है। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं, अगला प्रश्न क्या है, जब एक वस्तु को 5% की छूट पर बेचा जाता है तो 14% का लाभ होता है, यदि उसको 11% की छूट पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखो अगर मैं मानता हूं कि 100 रुपए की मेरे पास वस्तु है और उसको 5% की छूट यानी कि 95 रुपए में बेचा जा रहा है, तो इस पे लाभ कितने का हो रहा है, अगर 100 रुपए की वस्तु है तो 114 रुपए का लाभ हो रहा होगा। ठीक है, बात आगे समझ में कि नहीं आ गई, बोलो बात आगे समझ में कि नहीं आ गई। ये हो गया एमपी, आपको पता है हम एमपी एसपी और सीपी का रेशियो इस तरीके से निकालते हैं। आप मुझे बात बताओ, अगर जो सीपी है वो कितना है, 9500 है, जो एमपी है वो कितना है, 11400 है। आगे बात समझ में। अब एमपी जो है कितने रुपए का है, 9500 है, और 11400 रुपए का एमपी है। अभी बोला कि अगर
अगर उसको 11% की छूट पे बेचा जाए, अगर इसको 11% की छूट पे बेचा जाए, यानी मैं कह दूं कि इसको 89 रुपये में बेचा जाए, 89% पे बेचा जाए, तो कितने रुपए का बेचा जाएगा बोलो? आप बोलोगे कितने रुपए का बेचा जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई आप कर दो। जब इसकी मल्टीप्लाई आप करोगे, किसकी? 90, इसकी 89 की मल्टीप्लाई 100, 89 की मल्टीप्लाई 114 से आप करोगे तो कितना आएगा? जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी आपकी 10,146 रुपए। अब सीपी तो सेम है, अब वैल्यू कितने रुपए में बिक रही है बोलो? वैल्यू बिक रही है हमारे पास, जो वस्तु है वो कितने रुपए में बिक रही है? 10,146 रुपए में बिक रही है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसमें से इसका सेलिंग प्राइस घटा देता हूँ तो मुझे कितने रुपए का फायदा पता चलता है? आपको पता चलता है, देखो ये बच जाएगा आपका 646 रुपये, 646 रुपये प्रॉफिट बचा। अब हमें वही प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी, तो सीपी कितना है? सीपी है 95 मल्टीप्लाई 100। तो आप जब इसको 95 से डिवाइड करोगे, आप जब इसको 95 रुपये से डिवाइड करोगे तो जो आंसर आपका निकल के आएगा वो निकल के आएगा, आंसर आपका निकल के आएगा, देखो इसको काटो, आंसर जो आपका निकल के आएगा वो निकल के आएगा 6.8%। यानी जो प्रॉफिट होगा हमारा अब वो होगा 6.8% होगा। आगे बात समझ में यहाँ तक? हमें क्या दिया हुआ था? हमें 5% के प्रॉफिट वाली वैल्यू दी हुई थी कि 5% के प्रॉफिट पर अगर हम, सॉरी 5% की छूट पर अगर हम उसको बेचते हैं तो हमें 14 रुपये का, 14% का क्या होता है? लाभ होता है। तो हमने 5% की छूट पे बेचा, 14% का लाभ हो गया। ये जो निकल के आता है ना हमारा, ये निकल के आता है, ये हमारा निकल के आता है एमपी, एसपी और सीपी का रेशियो। एमपी हमें पता है कितना है, अब हम इस एमपी पे कितने रुपए की 11% की छूट दे रहे हैं, तो जो एसपी निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा सेकंड वाला? वो निकल के आएगा 10,146 रुपये। अब 10,100, क्योंकि सीपी सेम है, तो 10,146 में से अगर 9500 की वैल्यू 10,146 पे बेची जा रही है, तो यानी कि 6,646 पे बेची का फायदा हो रहा है, और 95 100 पे फायदा होगा। तो हम यहाँ से परसेंटेज निकाल लेंगे। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। अगला प्रश्न क्या है, देखो अगला प्रश्न है हमारे पास, अ मैन इन्वेस्ट a total sum of 10,000 in a company. A part of the sum was invested at 10% simple interest per annum and the remaining part at 15% simple interest per annum. If the total interest occurred to him in 2 years is 2,400, then sum invested at the 15% simple interest per annum is। ये कह रहा है कि एक राशि है मेरे पास 10,000 रुपए की, उस 10,000 रुपए पे मुझे फाइनली जो मुझे प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 2 साल में 2,400 रुपए का, 2 साल में, ठीक है। और इसको इसने इन्वेस्ट किया है, एक राशि को 10% पे इन्वेस्ट किया है और एक राशि को इसने 15% पे इन्वेस्ट किया है, और इन्वेस्ट करने के बाद जो टोटल इसको प्रॉफिट मिला वो इतना मिला। ये क्वेश्चन हमें कह रहा है। अब ये पूछ रहा है कि 15% राशि जो थी, 15% वाली जो अमाउंट थी वो कितनी थी, यानी कि 15% में हमने कितने अमाउंट इन्वेस्ट करी 10,000 में से। तो देखो ये एलिगेशन से कर सकते हैं। मुझे बताओ जो टोटल मेरे पास लाभ हो रहा है वो 10,000 रुपए पे कितने का? 2,400 रुपए का लाभ हो रहा है 2 साल में। और अगर 2 साल में लाभ 2,400 का हो रहा है तो यानी कि एक साल में 1,200 का, यानी जो 12% आ जाएगी हमारे पास परसेंटेज पर एनम के हिसाब से जो फाइनल प्रॉफिट आएगा। फाइनल जो प्रॉफिट आएगा एक साल में 12% के हिसाब से बढ़ेगी। यानी कि अगर मैं 10% के हिसाब से इसको इन्वेस्ट कर रहा हूँ और एक जगह 15% के हिसाब से इन्वेस्ट कर रहा हूँ और टोटल जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो 12% के हिसाब से हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। अब इसमें आप एलिगेशन लगा दो, जब एलिगेशन लगाओगे यहाँ आएगा 2%, यहाँ आएगा 3%, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ जो राशि है हमारी वो 10% और 15% में 3:2 के अनुपात से बटी है। तो आप मुझे बताओ अगर ये 5 यूनिट की वैल्यू 10,000 है, जो 10,000 है वो 5 यूनिट की वैल्यू है और मुझे चाहिए किसकी है? 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो इसको काट देंगे, 5 से कट जाएगा 2 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 4,000 रुपये। बात आगे समझ में कि नहीं आएगी? ये आ जाएगा 4,000 रुपये हमने इन्वेस्ट करे, 4,000 रुपये हमने 15% के हिसाब से इन्वेस्ट करे, 6,000 रुपये हमने 10% के हिसाब से इन्वेस्ट करे, तब जाके जो हमें फाइनल प्रॉफिट हुआ वो हुआ कितने रुपए का? वो ब्याज जो हमें परसेंटेज जो हमें इन्वेस्ट वो मिला, इंटरेस्ट मिला, वो कितना मिला? 2,400 रुपये का इंटरेस्ट। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई? हमने एलिगेशन से इसको कर लिया। आगे की मैं बात करता हूँ अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, देखो 18,000 रुपये की राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के बाद 21,000, ये 21,000
21,780 रुपए हो जाती है। यदि वार्षिक ब्याज में 5% ब्याज बढ़ा दी जाए तो राशि उसी अवधि के लिए कितने रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त करेगी। देखो मुझे बताओ, राशि हमारे पास थी कितनी, 18,000 थी, और वो धनराशि हो कितनी जाती है 2 साल के बाद, इतनी हो जाती है। इसका अगर मैं रेशियो निकालता हूँ, मैंने आपको बताया था जब मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा रहा था, कि अगर 2 साल की बात हो ना, तो जो हमारे अगर एक ही परसेंटेज में बात हो, क्योंकि एक ही परसेंटेज में बात होती है, जो परसेंटेज पहले साल में होती है वही परसेंटेज हमारी आगे चलती रहती है चक्रवृद्धि ब्याज में। तो जो आंसर निकल के आएगा ना इसमें, जब हम इसको सोल्व करते हैं ना रेशियो को, तो रेशियो को जब सोल्व करेंगे तो वो निकल के आएगा स्क्वायर में। अगर 2 साल की बात होगी तो स्क्वायर में निकल के आएगा, 3 साल की बात होगी तो स्क्वायर में निकल के आएगा। ठीक है, बात आगे समझ में। अब इसको सोल्व करने की कोशिश करो। देखो इस रेशियो को निकालने की कोशिश करो। आप इसको 18, आप इसको 10 से 10 काट दोगे। ठीक है, आप इसको 18 से काटो, 18 से कट जाएगा 100 बार, 18 से काटो, 18 कम 18 हो जाएगा, बचेगा कितना बोलो, यहाँ 3 बचेगा, 36 हो जाएगा। 18 दूनी 36 और 18 का ना 18, देखो 100 आ गया और कितना आ गया, 21 आ गया। यानी मैं इसका अंडर रूट निकाल दूंगा क्योंकि 2 साल की बात हो रही है। अंडर रूट निकालने के बाद ये आएगा 10 और 11, यानी हर साल जो मुझे इन्वेस्टमेंट, जो हर साल चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है वो 10 से 11 हो रहा है हर साल, 10 से 11, 10 से 11। तो कितने प्रतिशत का चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है, आप बोलोगे 10% का चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है। अब इसमें 5% बढ़ाने के बाद ये कितना हो जाएगा, 10 प्लस के 5% बढ़ाने के बाद कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 15% हो जाएगा भैया, 15% हो जाएगा। और तो उस राशि पर उसी अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, आप उस राशि पर यानी कि 1800 ही, 1800 की राशि पर ही हमें बताना है चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा। तो आप इसका 2 साल के लिए उसी अवधि पर यानी कि 2 साल के लिए इसका सिम वो निकाल दो सक्सेसिव, 15 15 30 होता है, 15 15 225, यानी कि 32.25% इसका आप आंसर निकाल दो। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये आएगा आपका 18 मल्टीप्लाई 322.5। जब इसको आप सोल्व करोगे तो देखो 9 से कट रहा है, ये 9 आएगा, और 9 से किसी की भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डिजिटल सम आएगा वो 9 ही आएगा। अब इसमें देख लो, जिसका डिजिटल सम 9 आ रहा है वही आंसर होगा। इसका डिजिटल सम 9 आ रहा है, नहीं आ रहा, इसका डिजिटल सम 9 आ रहा है, इसका भी नहीं आ रहा, इसका डिजिटल सम 9 आ रहा है, इसका भी नहीं आ रहा, इसका ही एक डिजिटल सम 9 आ रहा है। तो आंसर जो हो जाएगा हमारे पास, आंसर हो जाएगा भैया ए ऑप्शन। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा, ए ऑप्शन, यानी कि 18,445, सॉरी 1845 रुपए हमारा इसका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। अगला प्रश्न क्या है, इसमें बताना है लोएस्ट हमारा रेशियो क्या होगा, लोएस्ट रेशियो। आपको मैंने इस तरीके के क्वेश्चन बताए थे कि आप क्या करो, इसमें आप इस तरीके से लिख दो, 15/35, 38, 17/38 और 13/19। ठीक है, आप मुझे बताओ इसमें और इसमें बड़ा कौन सा होगा। आप बोलोगे देखो 13/19 से 18/19, यानी कि ऊपर वाली संख्या इसमें बड़ी है तो ये वाला बड़ा होगा, यानी इस लोएस्ट ये तो नहीं हो सकता इन दोनों के हिसाब से, इन दोनों के हिसाब से लोएस्ट नहीं हो सकता, इन दोनों के हिसाब से ये लोएस्ट है। अब इन दोनों के हिसाब से कौन सा लोएस्ट होगा, आप बोलोगे भैया ये तो बड़ा हो जाएगा इससे, इससे बड़ा होगा ये, तो यानी कि ये भी लोएस्ट नहीं हो सकता। अब इन दोनों में आप निकाल दो, इन दोनों संख्याओं में आप निकाल दो कि लोएस्ट कौन सा होगा। देखो 38 की मल्टीप्लाई, अगर मैं देखो एक काम करता हूँ, इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ इसको, तो 7.5 कितना आ जाएगा, या छोड़ो आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करो। देखो 38 की मल्टीप्लाई जब 8 से करेंगे और यहाँ पे 19 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे, तो 19 की मल्टीप्लाई अगर 15 से करेंगे तो ये कम आएगा, और 38 की मल्टीप्लाई जब 8 से करेंगे तो ये ज्यादा आएगा, तो ऊपर वाले ज्यादा यानी कि ये वाला ज्यादा है, तो ये वाला आंसर हमारा नहीं हो सकता, तो लोएस्ट हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा। लोएस्ट क्या हो जाएगा, 15/38 हमारा लोएस्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में, 15/38, इस 15/38 को अगर मैं लिखना चाहूँ, मैं 7.5/19 भी तो लिख सकता हूँ, 7.5/19 लिख सकता हूँ, मैं यही तो बता रहा था आपको। और ये 8/19 से तो बड़ा कौन सा है, ये वाला है, क्योंकि 7.5 तो छोटा है 8 से, तो ये नहीं हो सकता लोएस्ट, तो यही लोएस्ट है, यानी कि 15/38 हमारा लोएस्ट हो जाएगा। आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। अगला प्रश्न क्या है, हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके वजन के वर्ग के हिसाब से बदलता है। ठीक है, 6,084 रुपए मूल्य के एक हीरे को 3 टुकड़ों में काटा गया, जिसका वजन 3:2:1 है के अनुपात में तोड़ा गया। काटे गए
काटने में होने वाली हानि बतानी है। देखो इसको निकालते कैसे हैं, हानि को कैसे निकालते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालते हैं। आपसे बताया गया है कि जो वजन है उसके वजन के स्क्वायर के हिसाब से इसका क्या होगा, स्क्वायर के हिसाब से इसका मूल्य बदलता रहेगा। आप बोलोगे भैया 3 टुकड़े हैं, इनको इस हिसाब से बांटा गया, यानी कि इनका जो टोटल वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 6 यूनिट होगा। आगे बात समझ में, 6 यूनिट का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, 6 यूनिट का स्क्वायर करता हूँ तो 6 छंग 36 हो जाएगा। 36 यूनिट की वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो कितनी आएगी, वो आएगी, इसने दे रखी है इतनी, 6084 रुपये। 6084 रुपये हमें दी हुई है 36 यूनिट की वैल्यू। अरे ऐसे समझो ना, 3 टुकड़े हैं, एक जो तीनों को मिला के बना तो एक ही टुकड़ा होगा, तो जो एक टुकड़ा होगा उसका जो टोटल वैल्यू होगा, जो टोटल वॉल्यूम होगा वो 6 यूनिट होगा। अब ये 6 यूनिट टुकड़े ही तो टूटे हैं, दो 3 टुकड़ों में, 3:2:1:1 में। तो अब इनको 3:1:2 में तोड़ दिया, तो अब अलग अलग इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 3 का स्क्वायर 9 आएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 आएगा, यानी ये हो जाएगा हमारा 14 यूनिट। आगे बात समझ में कि नहीं आ रही। अब जो वैल्यू आ रही है वो 14 यूनिट आ रही है, और पहले वैल्यू कितनी आ रही थी, 36 यूनिट आ रही थी। तो ह्रास कितने का, मतलब कमी कितने की हुई, आप बोलोगे भैया 24 यूनिट की कमी हो गई, 24 की नहीं 22 की, 22 यूनिट की कमी हो गई। 22 यूनिट की क्या हो जाएगी, 22 यूनिट की हो जाएगी कमी। अब इसमें 22 यूनिट की वैल्यू चाहिए हमें। देखो 36 से जब इसको काटेंगे, 6 से कट जाएगा 6 बार, 6 बार कट जाएगा, 6 से कट जाएगा 10 बार, और 6 कम 6 हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा। ठीक है, 6 से इसको फिर काटो, 6 कम 6, 3 कितना बचा, 4 बचेगा, 6 चंग 36, और बचेगा कितना, 6 नम 54, 169 आ जाएगा। अब 169 की मल्टीप्लाई आप कर दो किससे, 22 से। ठीक है, तो आंसर क्या निकल के आएगा, आंसर जो भी निकल के आएगा वो 11 का मल्टीपल 11 से डिवाइड हो जाएगा। आंसर जो भी आपका निकल के आएगा वो 11 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि देखो 6 और 3 9, 8 और कितना 7 कितना होता है 15, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसका जो ये 11 से नहीं कट रहा। 11 से कटने के लिए क्या करते हैं, अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव को ऐड करते हैं, उसको घटा देते हैं, तो घटाने के बाद या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल, तो ये नहीं आ रहा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 3 और 1 4 हो जाएगा, और 7 और 1 15, ये भी नहीं हो सकता। 3 और 6 कितना हो जाएगा, 9, और 8 और 1 9, ये आंसर हो जाएगा। 9 से 9 कट जाएगा तो 0 आ जाएगा, या तो 0 आना चाहिए या आना चाहिए 11 का मल्टीपल, तो जो आंसर हो जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3168। आगे बात समझ में, ये वाली बात समझ में आ गई नहीं। देखो एक टुकड़ा था, वो टोटल यूनिट 6 यूनिट का था। अब उस टोटल यूनिट के 6 यूनिट के टुकड़े को क्या हो रहा है, उसको 3 टुकड़े में बांट रहे हैं। अब जो इनका पैसे मिल रहे हैं, मतलब इसका जो वैल्यू है, वो वैल्यू कितनी है, वो इनके किसके हिसाब से चल रही है, इनके स्क्वायर के हिसाब से चल रही है। जो टुकड़े का वॉल्यूम है उसके स्क्वायर के हिसाब से चल रही है। तो यही तो हमने करा। देखो ये 6 यूनिट टोटल था, तो 6 यूनिट यानी कि पहले जो टूटने से पहले कितना था, 6 यूनिट 36 यूनिट की वैल्यू इतनी थी। अब टूटने के बाद कितना हो गया, टूटने के बाद कुछ तो ह्रास आया, 3:2:1 में, तो टोटल जो इसका स्क्वायर करके टोटल यूनिट निकाल लेंगे, 14 यूनिट आ जाएगा। अब 36 यूनिट पहले था, अब 14 यूनिट बता टूटने के बाद, तो 22 यूनिट का क्या होगा, कमी हो गई। तो 22 यूनिट की कमी के बाद 22 यूनिट का कितना हो जाएगा, 3168 रुपए की कमी हो जाएगी। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। अगला प्रश्न क्या है, देखो 100 ml solution of H2SO4 having concentration of 20% is mixed with a 15% concentrated X ml mixture such that the net mixture is 13% concentrated। X की वैल्यू बतानी है। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। इस तरीके के क्वेश्चन में हम हमेशा एलिगेशन का फॉर्मूला लगाते हैं। एलिगेशन हम इसमें लगाएंगे, एलिगेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे लगेगा, देखो आप मुझे बताओ, एक यूनिट तो मेरे पास 20% की है, और इस 20% का है 100 ml सॉरी, और जो दूसरा है हमारे पास जो 50% कंसंट्रेटेड है वो है XML, और XML मिलने के बाद जो एक तीसरा हमारे पास मिक्सर बन रहा है कंबाइन, वो बन रहा है 30 ml का, 30 ml 30% कंसंट्रेशन का। इसमें तुम एलिगेशन लगा दो, कितना बचेगा, ये बचेगा 20, और ये बचेगा 10। ये कितना रेशियो में आ जाएगा, 2:1। अब इस 2 की वैल्यू तो हमें दे रखी है, कितनी है 2 की वैल्यू, 100 है। 2 की वैल्यू 100 ml दे रखी है ना 20% वाले की, और 1 की वैल्यू चाहिए, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 ml। तो आंसर क्या आ जाएगा, बोलो, आंसर आ जाएगा 50 ml। डी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। आगे की मैं बात करता हूँ अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है, देखो
यदि 6 महिलाएं किसी कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकती हैं और 9 लड़कियां उस कार्य को 2 दिनों में पूरा कर सकती हैं। देखो, 6 महिलाएं हैं, ठीक है, और ये इस काम को कितने दिन में पूरा करती, 3 दिन में पूरा कर सकती हैं। और 9 लड़कियां हैं, काम तो टोटल होगा ना, ये काम टोटल हो गया। अब इस काम को यहाँ टोटल कर दो, 2 दिन में कर सकती है, ये काम टोटल काम बराबर हो जाएगा। अब इसमें तुम एम और जी का रेशियो निकाल लेंगे, यानी कि महिलाओं का और वुमेन का और किसका, इसको डब्लू कर देता हूं मैं, वुमेन का और गर्ल का क्या निकाल दोगे, यहाँ से आप रेशियो निकाल दोगे। देखो, 3 से कट जाएगा 3 बार और 3 से कट जाएगा ये 2 बार। बात आ गई समझ में, कितना रेशियो आ गया, ये तो 2:2 ही आ गया। ये जो डब्लू और जी का रेशियो आ जाएगा वो 1:1 आ जाएगा। तो यानी कि अब आप टोटल वर्क निकाल दो, तो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यानी कि 6 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 18। 18 हमारे पास आ जाएगा टोटल वर्क। और किस किस के द्वारा हो रहा है, 8 महिलाओं और 6 लड़कियों के। 8 महिलाओं 8 से कितना हो जाएगा, 14। यानी मैं कह सकता हूँ कि 18/14 हो जाएगा टोटल दिन। कितना आ जाएगा, 9/7 दिन। तो 9/7 दिन में काम पूरा हो जाएगा। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई, अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, राम का क्रिकेट मैचों की 19 पारियों में औसत क्या है, 65 रन है, ठीक है। ज्ञात करें कि औसत स्कोर 67 तक बढ़ाने के लिए अगली पारी में 20वीं पारी में उसका कितना रन होगा। देखो, आप मुझे बताओ 20वीं पारी में उसको टोटल रन बनाने कितने होंगे ताकि उसका जो स्कोर हो जाए वो 67 हो जाए। एक चीज आप मुझे बताओ यहाँ दोस्तों, एक चीज आप मुझे बताओ, अगर अगर मैं कहूँ कि उसका 67 स्कोर होगा, यानी कि उसका औसत 67 होगा, तो यानी हम कह सकते हैं जो 19 है ना, ये 19 पारी जो है उसका 65 है। यानी कि इन 19 पारियों में 2-2 रन और बढ़ाने पड़ेंगे। तो 65 को 67 बनाने के लिए 2-2 रन और बढ़ाने पड़ेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि 19 पारियों में अगर 2-2 रन बढ़ाने पड़ेंगे तो टोटल 38 रन चाहिए, टोटल 38 रन चाहिए। अब जो 20वीं पारी है, 20वीं पारी में 67 रन चाहिए, क्योंकि इक्वल करना है ना हमें, तो 67 20वीं पारी में चाहिए। तो इसमें तुम 38 जोड़ दो, बस आंसर आ जाएगा तुम्हारा, 5 हो जाएगा। 105 रन उसको 20वीं पारी में बनाने चाहिए, तो उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई, ये 20वीं पारी में है और टोटल 19 पारी में हम 38 रन और बढ़ाने पड़ेंगे। 20वीं पारी में टोटल इतना बनाना है, ध्यान रखना, ये 20वीं पारी में 105 रन बनाने हैं, क्योंकि 67 हमें स्कोर करना है पूरा, 67 इसको एवरेज करना है। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ, देखो, 6 घंटे में ए 6 क्या है, पाइप ए 6 घंटे में टैंक को 50% भाग को भर देता है, तो अगर ए एक आधे टैंक को कितने घंटे में भर रहा है, 6 घंटे में भर रहा है, तो यानी कि पूरे पाइप को कितने में भर देगा, 12 घंटे में भर देगा। आगे बात समझ में, पाइप बी उसी टैंक को 18 घंटे में भरता है, पाइप बी उसी टैंक को 18 घंटे में भरता है, ठीक है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोला जाए तो कितने घंटे में भरा जाएगा, आप इसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 18×2 = 36 एलसीएम आएगा, ये आ जाएगा आपका 3, ये आ जाएगा आपका 2। तो कितना आ जाएगा बोलो, मिनट की बात हो रही है ना, तो 36 बटे कितना हो जाएगा, 5। ये 5 घंटे मल्टीप्लाई कर देंगे इसके 65 से, सॉरी 7 से, इसको आप काट दो, कितने बार हो जाएगा, 36 गुणा 12। तो 12×6 = 72 का, तो जिसका यूनिट डिजिट में 2 आ रहा है वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा 432। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है, देखो अगला प्रश्न है, एक रेलवे इंजन 400 मीटर और 235 मीटर लंबे दो पुलों को क्रम से 100 सेकंड और 60 सेकंड में करता है। एक रेलवे इंजन है, तो एक रेलवे इंजन पहले 400 मीटर के, हम उस रेलवे इंजन की वैल्यू मान लेते हैं एक्स, एक्स मीटर मान लेते हैं। 400 मीटर के उस एक प्लेटफॉर्म को वो कितने सेकंड में, 100 सेकंड में पार करता है, तो ये तो स्पीड आ जाएगी, ये स्पीड आ गई ना उसकी, जो टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम आ जाएगा स्पीड। अब ये स्पीड तो सेम है, तो अगले इंजन अगले प्लेटफॉर्म के लिए भी सेम ही स्पीड होगी, बोलो अगले प्लेटफॉर्म के लिए भी तो सेम ही स्पीड होगी, बटे कितना हो जाएगा, 60। एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब इसकी आप क्या करो, इसकी आप मल्टीप्लाई करो, 6×4 = 24 हो जाएगा, प्लस के 24x आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 2350, और प्लस के आ जाएगा आपका 10x, ठीक है। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई, इसमें से जब माइनस करेंगे तो 50 बचेगा, और जब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा,
जब इसमें से माइनस करेंगे, देखो ऐसे समझो आप इसको, ये 6x है ना, माफी चाहूंगा, ये 6x है, ये 6x है हमारे पास, ये 6x हो गया। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 50 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 4x। तो जो x की वैल्यू आ जाएगी वो 50 बटे कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब हमें इसका दो गुना चाहिए, तो दो गुना चाहिए यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। x की वैल्यू का दो गुना चाहिए ना, हमने जो इंजन की लंबाई मानी थी x, उसका दो गुना चाहिए मीटर में, तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितने बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा, और 2 से ये कितनी बार कट जाएगा, 25 बार। यानी हम कह सकते हैं जो इंजन का की लंबाई होगी वो 12.5 होगी, उसका दो गुना हो जाएगा 25 मीटर। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ, अगला प्रश्न क्या है, देखो, द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 88 से डिवाइड होना चाहिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो कंप्लीट ही 88 से डिवाइड हो जाए। लार्जेस्ट बतानी है तो देखो आप पहले इस पे आओ, 88 से अगर कोई डिवाइड है तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या है कि ये संख्या 8 से डिवाइड होनी चाहिए और ये संख्या 11 से डिवाइड होनी चाहिए। आगे बात समझ में की आगे, बोलो आगे बात समझ में कि नहीं आगे। देखो आप मुझे बताओ, पहली संख्या 11 से डिवाइड है, हाँ भैया ये 11 से डिवाइड है। 8 से डिवाइड करने के लिए बाद की तीन संख्या डिवाइड होनी चाहिए 8 से। आप चेक करके देख लो, 8 ही कम 8 बचेगा कितना, 1 हो जाएगा 19, 8 दूनी 16 बचेगा कितना 30, ये नहीं कटेगा, तो ये संख्या डिवाइड नहीं होगी। अगले प्रश्न पे बात करते हैं, देखो ये 11 से डिवाइड है, 9 हो जाएगा, 9 और 8 कितना हो जाएगा, 8 18, 18 और 9 हो जाएगा कितना 26, है ना। और 9 और 2 कितना, 9 हो जाएगा 15, 26 में से 15 जाएंगे तो कितना बचेंगे, 11 बचेगा। देखो 9, आप ऐसे करोगे ना, 9 प्लस के 8 और माइनस करोगे 9 प्लस के 6, ठीक है, ये कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा आपके पास 9 9 18, 18 और 8 कितने होते हैं 26, और 26 में से अगर मैं 15 निकालूंगा तो 11 बचेगा, यानी 11 से तो डिवाइडेड है, 11 से तो डिवाइडेड, 8 से डिवाइड और देख लो, 8 से डिवाइड करें 8 ही कम 8 बचेगा कितना, 8 दूनी 16, 8 ही कम 8, ये 8 और 11 दोनों से डिवाइड हो रहा है, ये 8 और 11 दोनों से डिवाइड हो रहा है, यानी कि आंसर हो सकता है। हमें क्योंकि सबसे बड़ा चाहिए, अभी बड़ी संख्या दो और है, इसमें चेक करो आप, देखो 9 और 9 कितने होते हैं 18, 18 और 8 26, और 26 में से जब हम 16 निकालेंगे 10 बचेंगे, यानी ये 11 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता, ठीक है, ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। अगले प्रश्न पे देखो, 9 और 9 कितने होते हैं 18, 18 और 4 कितने होते हैं बोलो, 18 और 4 कितने होते हैं 9 और 9 18, 18 4 22 होते हैं। 9 में 9 और 18 कितने होते हैं 17, 17 में से 22 जाएंगे तो 5 बचेंगे, यानी कि ये भी हमारा 11 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 99968 जो संख्या है वो 28 से कंप्लीटली डिवाइडेड है, ठीक है। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ, अगला प्रश्न क्या है, देखो, एक 4 डिजिट नंबर ए वी वी ए इज डिविजिबल बाई 4 एंड ए जो है बी जो है ए से बड़ा है, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। देखो 4 से डिवाइड होने वाली संख्या का जो बाद की संख्या होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, बाद की संख्या सम होनी चाहिए, सही सी बात है, यानी कि 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि एक, हाँ 0 भी हो सकता है, 0 नहीं हो सकता, 0 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ए के स्थान पे अगर मैं 0 रखूंगा तो पहले ए के स्थान पे भी 0 होगा, तो ये संख्या 4 डिजिट की ना होकर 3 डिजिट की हो जाएगी, तो यानी कि 0 नहीं हो सकता। अब ये चार संख्याएं हैं, ये वाली चार संख्याएं हैं, जो चार संख्या हमारी किससे डिवाइड होनी चाहिए, जो चार संख्या हमारी ये 4 से डिवाइड होनी चाहिए, तो इनके जो बाद में आनी चाहिए ना संख्या, वो 4 2 6 और 8 आनी चाहिए, यानी ये जो संख्या है हमारी ए बी बी ए, उसमें जो ए का मान है, ए का मान हमारा 2 हो सकता है, ए का मान हमारा 4 हो सकता है, ए का मान हमारा 6 हो सकता है, ए का मान हमारा 8 हो सकता है, ठीक है। अब बी के मान की बात करते हैं, क्योंकि बी का मान किससे बड़ा है, क्योंकि बी का मान किससे बड़ा है, बी का मान है हमारा किससे बड़ा, ए से बड़ा है, बी का मान ए से बड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो बी का मान, देखो 3 से लेकर यहाँ से 9 तक हो सकता है। आप बोलोगे 3 और 2 हो जाएगा 32 कट जाएगी। आप बोलोगे 5 और 2 हो जाएगा बिल्कुल कट जाएगा, 42 नहीं कटेगा, लेकिन 4 और 2 नहीं कटेगा, 6 और 2 62 भी नहीं कटेगा, और 5 के बाद 7 और 2 ये भी नहीं कटेगा, 7 और 2 कट जाएगा 72 कट जाएगा, ठीक है, 82 82 नहीं कटेगा 4 से,
यानी कि 92 भी कट जाएगा। तो 4 संख्या तो ये हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, अब बात करते हैं 4 की। अगर पहली संख्या 4 हो तो 5 हो सकती है संख्या, और 5 से हमारी 9 तक जा सकती है, ठीक है। तो 5 और 4 हमारा नहीं कटेगा, 6 और 4 कट जाएगा, ठीक है। 7 और 4 नहीं कटेगा, 8 और 4 कट जाएगा, ठीक है। 9 और 4 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, तो यानी कि 2 संख्या ये हो गई। आगे की मैं बात करता हूँ 6 की। अगर 6 की बात करता हूँ तो संख्या क्या हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, यानी कि 7 से 9 के बीच में हो सकती है। तो 7 और 6 कट जाएगा, 19 चौक 76 कट जाएगा, 7 और 6 कट जाएगा। आगे की मैं बात करता हूँ, अगर 8 और 6 की बात करें, 8 और 6 की बात करें तो 8 और 6 नहीं कटेगा। अब अगर 9 और 6 की बात करें तो 9 और 6 भी कट जाएगा, ठीक है, यानी कि ये भी हो सकती है संख्या, 2 संख्या ये हो गई। अब अगर 8 है संख्या तो 9 से 9 होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए ना बी वाली संख्या, तो 9 और 8 कट जाएगा, बोलो 8, 9 और 8 कट जाएगा, नहीं कटेगा, यानी कि इसमें 0 संख्या है। तो 2 संख्या ये है, 2 संख्या ये है, तो 4 संख्या, यानी कि 8 संख्या ऐसी संख्याएं हैं हमारे पास जो कि हमारी किससे, जो कि इस फॉर्मेट में हो, ए बी बी के फॉर्मेट में 4 डिजिट का नंबर हो जो हमारा 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। आगे की मैं बात करता हूँ अगले प्रश्न की। देखो अगला प्रश्न क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, एचसीएफ बताना है 3 नंबर का, 105, 335 और 465 का। आप बोलो 11 से कट जाएगा, ये 11 से नहीं कटेगा। 5 से कट जाएगा, हाँ 5 से कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, लेकिन हमें तो लार्जेस्ट नंबर, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 7 से काट कर देखो, ये कट जाएगा 7 से, 7 से ही कट जाएगा। 7 पंजे 35, 7 छंग 42 हो जाएगा। 7 चौक 28 बचेगा कितना, नहीं नहीं कटेगा 7 से। 3 से कट जाएगा, बोलो 3 तो नहीं होता, सब बड़ी वाली संख्या 5 ही है, तो क्या हो जाएगा, 5 हमारा इसका एचसीएफ हो जाएगा। अगली संख्या की मैं बात करता हूँ, अगले सवाल। अगला सवाल क्या है हमारा, k की पावर 4, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, k की पावर 4 प्लस 1/k की पावर 4 बराबर हो जाएगा 194, ठीक है। हमें जो वैल्यू चाहिए वो k की पावर 3 प्लस 1/k की पावर 3 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब हमें इसका मान चाहिए, देखो इसका मान निकालने के लिए पहले हमें k प्लस 1/k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब k प्लस 1/k की वैल्यू निकालने के लिए हमें पहले k स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उल्टा चलना पड़ेगा। अब इसमें जब उल्टा चलते हैं, घात कम चलते हैं, तो इस वाली संख्या में 2 जोड़ते हैं, 2 जोड़ेंगे तो 196 हो जाएगा, और उसका अंडर रूट निकाल देंगे, 196 अंडर रूट हो जाएगा 14। अब फिर हमें k प्लस 1/k की वैल्यू चाहिए, तो k प्लस 1/k की वैल्यू चाहिए, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे, तो 2 जोड़ेंगे, इसका अंडर रूट निकाल लेंगे, तो 16 अंडर रूट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आगे बात समझ में, यानी ये जो वैल्यू आ गई हमारे पास k प्लस 1/k, k की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है k का स्क्वायर, k का क्यूब प्लस 1/k का क्यूब। तो कैसे निकालेंगे, इसका क्यूब करेंगे, 4 चौक 16, 16 चौका 64, और इसमें से माइनस कर देंगे 4 तिया 12, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 52, और 52 हमारा आएगा सही उत्तर एकदम। आगे बात समझ में नहीं आई। अगले मैं प्रश्न की बात करता हूँ, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, यदि ए माइनस बी बराबर 8 है, और a इंटू वी बराबर कितना है, 9 है, तो a प्लस बी की वैल्यू चाहिए। तो a प्लस बी बराबर जो होता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और प्लस के होता है 4ab। आगे बात समझ में, ये होता है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 8 8 64 हो जाएगा, प्लस 9 चौक कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 64 और 36 को जब ऐड करेंगे तो 100 आएगा, और a प्लस बी की वैल्यू चाहिए, तो अंडर रूट 100 हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी की जो वैल्यू हो जाएगी वो प्लस माइनस कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। प्लस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 10 इसका आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बात आगे समझ में नहीं है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, आज के प्रश्न आखिरी प्रश्न है। आप बताओ, मैंने आपको इस तरीके के प्रश्न कराए हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको बताया है। आप इसको बताओ कैसे आप इसको सोल्व कर सकते हो, बोलो जी। स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने आप सभी लोगों को पढ़ाया है। उसके लिए पहले क्या करना पड़ता है आप सभी लोग जानते हैं। आपने भैया बताया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए पहले हमें उसका वेरिएंस निकालना होता है। उस वेरिएंस के बाद फिर हमें उसका क्या निकालना होता है, फिर हमें उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होता है, ठीक है। तो वेरिएंस निकालने का तरीका मैंने आप सभी को बताया था। वेरिएंस निकालने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, अरे बोलो भाई, वेरिएंस निकालने का तरीका क्या होता है। देखो वेरिएंस निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है सिग्मा
आई से लेकर एक तक, एक से लेकर एन तक जाएगा वैल्यू। और क्या होगा, आई माइनस दिस अपॉन एन, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। ये निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, वेरिएंस निकालने का। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा इसका अंडर रूट, स्टैंडर्ड डेविएशन इसका अंडर रूट हो जाएगा। तो बोलो आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते। ये प्रश्न मैं आपको होमवर्क के तौर पर दे देता हूँ, आपको इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये कुछ एआई बेस्ड क्वेश्चन थे, आपने देखा होगा क्वेश्चन का लेवल भी कुछ अच्छा है, और कुछ इजी क्वेश्चन भी थे, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी थे। तो आप सभी लोगों के कितने आपके मार्क्स आए हैं इस एआई वाले मॉक टेस्ट में, आप सभी लोग मुझे बताएंगे। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के